आइमू एक ऐसा चोमू सा लड़का था जिसे देखकर ही लड़कियां दूर भाग जाती थीं। उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि उसका मर्डर भी रहस्यमयी तरीके से हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसे फिर से जिंदा किया गया, एक कभी न मरने वाले ज़ॉम्बी के रूप में। अब ज़ॉम्बी बनकर आइमू ने सोचा था कि वो अपने कातिल से बदला लेगा और जादुई लड़कियों के साथ टीम बनाएगा। लेकिन बदला लेने की जगह ये लड़का हर बार किसी न किसी अजीब मुसीबत में फंस जाता था और ऊपर से उसकी ज़ॉम्बी बॉडी को लेकर हर तरह के पागल दुश्मन पैदा हो जाते थे। ज़ॉम्बी होने के बावजूद आइमू स्कूल में एकदम नॉर्मल मस्त लाइफ जी रहा था। एक दिन स्कूल से घर लौटते वक्त उसने देखा कि एक बिल्ली ट्रक का शिकार बनने वाली है। तो हमारा ये महान मूर्ख हीरो खुद को सुपरमैन समझ बैठा और कूदकर बिल्ली को बचाने की कोशिश करने लगा, पर ट्रक ने इस चोमू को ही दूर उछाल दिया। घूमते घूमते उसने एक चाचा की विग खींच ली, झाड़ियों ने उसके कपड़ों का चीरहरण कर दिए और वो अपनी कटाना सबको दिखाते हुए उड़ रहा था। और ये नजारा देखकर लड़कियां डर के मारे चीख पड़ी। थक हार कर जब वो घर पहुंचा तो वहां उसकी रूममेट यूक्लिवुड बैठी थी। आइमू ने उसे धन्यवाद दिया कि उसने उसे ज़ॉम्बी बनाया, लेकिन यूक्लिवुड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो कोयले की खान से निकला हुआ लग रहा था। इसीलिए उसने उसे ज़ॉम्बी बना दिया। उसने बस एक ही बात कही, खाना बनाओ अभी। रात को खाने के वक्त आइमू ने प्यारा भाई बनने की कोशिश की और जवाब में यूक्लिवुड ने उसकी बाह तोड़ दी। यहीं से उसे याद आया कि यूक्लिवुड असल में अंडरवर्ल्ड की एक नेक्रोमैंसर थी और उसी ने उसे जिंदा किया था जब मोहल्ले के जैक द रिपर ने उसे चाकू मार दिया था। बालकनी में आराम करते वक्त उसे उसके दोस्त ओरियो का फोन आया। उसने बताया कि न्यूज में फिर से एक मर्डर दिखाया जा रहा है और बोला, जिंदा रहना यार, वरना मेरी फिजिक्स की कॉपी कौन बनाएगा। ये सुनकर आइमू फिर से शहर में घूमने निकल पड़ा। वो हर रात घर से बाहर निकलकर बैटमैन बनने की कोशिश कर रहा था ताकि अपने कातिल को ढूंढ सके। चलते चलते वो एक कब्रिस्तान पहुंच जाता है। ज़ॉम्बी होने के नाते ये जगह उसे बड़ी सुकून वाली लगती थी। वो सोच ही रहा था कि यहाँ एक सोफा रखवा ले कि तभी अचानक उसे एक पागल लड़की चेनसॉ लेकर किसी से लड़ते दिखती है। डर के मारे आइमू पीछे हट जाता है। तभी वो चेनसॉ वाली पागल लड़की सामने आ गई। वो सस्ते कॉस्प्ले में थी और वो चेनसॉ लेकर सीधा आइमू के ऊपर आ गिरती है। उस लड़की का नाम था हरुना। आइमू ने उसे सीधा सीरियल किलर कह दिया, लेकिन तभी जिस भालू से हरुना लड़ रही थी उसने आइमू को ऐसे नोच लिया जैसे वो कल का बासी हॉट डॉग हो। हरुना ने कहा कि वो इसका बदला लेगी और अपनी मैजिकल चेनसॉ चालू कर दी। उसने भालू के साथ साथ आइमू को भी काट डाला। कोलैटरल डैमेज, ये बोलकर उसने चैन से सांस ली। लेकिन दिक्कत ये थी कि आइमू अब भी जिंदा था। उसने बताया कि वो ज़ॉम्बी है। हरुना को यकीन ही नहीं हुआ, जबकि वो खुद को जीनियस मैजिकल गर्ल कहती थी। उसने बताया कि वो भालू एक मेगालो था और उसे मारने पर पॉइंट्स मिलते हैं। आइमू उसे और उसके काम को बेकार कह ही रहा था कि हरुना ने कहा, अब मुझे तुम्हारी याददाश्त मिटानी पड़ेगी। जैसे ही उसने जादू चालू किया उसके कपड़े गायब हो गए और साथ ही उसकी आखिरी बची हुई अक्ल भी। गुस्से में उसने आइमू को पीटना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि वो इतना संस्कारी है कि उसने उसकी पावर चुरा ली सिर्फ उसके ऑरेंजेस देखने के लिए। मार मार के उसने आइमू का चेहरा चावल के गोले जैसा सुझा दिया। फिर वो उसके साथ घर आ गई। घर पहुंचकर उसने बताया कि जब तक उसकी ताकत वापस नहीं आती आइमू को उसे अपने घर में रखना होगा। उसे बढ़िया खाना और स्नैक्स खिलाने होंगे ताकि उसकी चेस्टनट बढ़ सके। आइमू ने उसकी मुलाकात यूक्लिवुड से करवाई और उसे मोबाइल फोन चलाना सिखाया ताकि वो अपनी मैजिकल स्कूल की प्रिंसिपल को कॉल कर सके। अगले दिन स्कूल में धूप इतनी तेज थी कि आइमू पूरी तरह मम्मी बन गया, क्योंकि तेज धूप में ज़ॉम्बी मरने वाले हो जाते हैं। स्कूल के बाद ओरियो ने पूछा कि अब वो उनके साथ घर क्यों नहीं जाता। आइमू ने कोई बहाना बना दिया। उसने एक नई ज़ॉम्बी मूवी भी निकाली ताकि ओरियो को घर बुला सके। लेकिन आइमू जानता था कि अपने ठरकी दोस्त को ये दिखाना कि वो दो लड़कियों के साथ रहता है जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। ओरियो के जाते ही एक आदमी क्लास में घुस आया। उसने कहा, मुझे आइमू का बनाना चाहिए। ये सुनते ही आइमू डर गया और अपने बनाना को बचाने में लग गया। लेकिन वो आदमी और भी ज्यादा आक्रामक तरीके से आइमू की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक खिड़की से हरुना कूद कर आई और बोली, तुझे दादाजी पसंद है क्या? ये सुनते ही उसने आइमू को बेवकूफ कहा, क्योंकि वो आदमी साफ साफ एक मेगालो था। अगले ही पल वो आदमी एक विशाल झींगा जैसे राक्षस में बदल गया। हरुना ने उसे बताया कि ये डबल ए क्लास का जारी है। वो झींगा राक्षस बोला कि उसे हरुना की जादुई ताकत महसूस हुई थी और उसने आइमू से पूछा कि उसके अंदर हरुना की मैजिक क्यों है। इसके बाद हरुना अपनी पूरी कोशिश करती है और पोज मारते हुए अपनी मैजिकल गर्ल फॉर्म में बदलने लगी। लेकिन वो रूप सिर्फ एक सेकंड चला। अगले ही पल उसका सारा आर्मर फिर से गायब हो गया और आइमू को फ्री में जन्नत का नजारा देखने मिल गया। तभी उस मेगालो ने सफेद धुंध छोड़ी जिसने पूरी क्लास को ढक लिया। उसने हरुना पर अपने पंजों से हमला कर दिया, ये कहते हुए कि उसे बिना ताकत वाली बेवकूफ मैजिकल लड़की की कोई जरूरत नहीं। लेकिन तभी आइमू बीच में कूद पड़ा, एकदम मीट शील्ड बनकर। मेगालो ने अपना एक विशाल पंजा उन पर फेंका, लेकिन आइमू ने उसे एक हाथ से रोक लिया। फिर उसने समझाया कि उसकी ज़ॉम्बी ताकत उसे अपनी पूरी शारीरिक क्षमता निकालने देती है, जो आम इंसानों के लिए नामुमकिन है। इसके बाद आइमू ने राक्षस पर ताबड़तोड़ मुक्के बरसाए, ऐसे वार जो उसकी सामान्य ताकत से 100% ज्यादा थे। हालांकि इस चलते उसकी बाह पूरी तरह टूट गई। फिर भी झींगा राक्षस वापस खड़ा हो गया। तभी
तभी हरुना ने आइमू से कहा, मेरी चेनसॉ इस्तेमाल करो। उस चेनसॉ का नाम था मिस लीन। हरुना ने उसे बताया कि वो उसके अंदर मौजूद जादुई ताकत से मैजिकल गर्ल बन सकता है। वो उसे मंत्र बोलने का तरीका समझाने लगी और आइमू सच में मैजिकल गर्ल बन गया। हरुना ने कहा कि ये रूप उसकी पागल ऑफेंसिव ताकत के बराबर उसे काफी डिफेंस देगा। मिस लीन की ताकत से आइमू ने झींगा राक्षस को स्कूल के बाहर फेंक दिया और हरुना ने उसे बीच से काटकर खत्म कर दिया। लेकिन उसका फेरी जैसा सपना तभी डरावने नाइटमेयर में बदल गया। पूरे स्कूल ने उसे मैजिकल गर्ल आउटफिट में देख लिया था और सब उसकी फोटो खींचने लगे। ऊपर से हरुना ने आग में घी डाल दिया और उसे आधिकारिक तौर पर नई मैजिकल गर्ल घोषित कर दिया। खुशकिस्मती से आइमू ने जादू का इस्तेमाल करके सभी छात्रों की याददाश्त मिटा दी। इस तरह वो हमेशा के लिए ट्रोल और बुली होने से बच गया। अब पूरा एक हफ्ता गुजर चुका था और कोई नया मेगालो अटैक नहीं हुआ था। एक दिन स्कूल में आइमू ने वो लंच खोला जो हरुना ने उसके लिए बनाया था। वो देखकर दंग रह गया। खाना ऐसा लग रहा था जैसे गॉर्डन रैमजी के सबसे महंगे मेन्यू से आया हो। जैसे ही उसने एक निवाला लिया उसका दिमाग हिल गया। ये देखकर ओरियो भी खाने पर टूट पड़ा और देखते ही देखते पूरी क्लास ने उसका लंच हथिया लिया। बदले में उसे थोड़ा सा ब्रेड दे दिया ताकि बच्चा रोए ना। घर लौटकर आइमू ने हरुना की तारीफ की। हरुना ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम खाना बनाओ। आइमू ने खाना बनाया और सब साथ बैठकर मजे से खाने लगे। तभी अचानक टेबल पर एक अजीब लड़की प्रकट हो गई। उसने सीधे कहा, मुझे मीसो सूप चाहिए। खाना खाने के बाद उस रहस्यमयी लड़की ने अपना नाम बताया, सैरफ। नाम सुनते ही आइमू को समझ आ गया कि ये किसी अजीब विदेशी जगह से आई है। सैरफ ने बताया कि वो शैलो रिवर्सल सीक्रेट स्वॉर्ड टेक्निक में माहिर है। लेकिन आइमू उसकी बकवास सुन ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी नजर उसके बेहद विशाल वॉर स्टॉपर्स पर अटकी हुई थी। सैरफ ने बताया कि उसका मिशन है यूक्लिवुड को निंजा गांव ले जाना और फिर उसने खुलासा किया कि वो एक वैम्पायर निंजा है। आइमू ये सब बकवास समझने की कोशिश ही कर रहा था कि यूक्लिवुड ने लिखकर उसे बताया, इसे यहाँ से भेज दो। सैरफ ने आइमू से पूछा कि वो यूक्लिवुड के लिए क्या है। आइमू ने कहा कि वो उसका एक तरह का गार्डियन है। ये सुनकर सैरफ ने यूक्लिवुड की सेवा करने की इच्छा जाहिर की। उसने कहा, मुझे सैरा कह सकते हो। लेकिन यूक्लिवुड ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि उसे सिर्फ एक ही सर्वेंट चाहिए। सैरफ ने फैसला किया कि वो आइमू की जगह लेगी। उसने आइमू से कहा कि वो उसके साथ किसी सुनसान जगह चले जहाँ वो दोनों खुलकर हाथ आजमा सके। आइमू ने जवाब दिया कि मुझे किसी लड़की से लड़ना नहीं है। लेकिन सैरफ पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने जोर देकर कहा कि आइमू को उससे मुकाबला करना ही होगा ताकि ये साबित हो सके कि यूक्लिवुड की सेवा करने के लिए उन दोनों में से ज्यादा काबिल कौन है। आइमू ने भारी मन से हामी भर दी। दोनों एक अधूरे कंस्ट्रक्शन साइट में आमने सामने खड़े थे। आइमू ने हरुना से कहा कि उसे उसकी मदद नहीं चाहिए। हरुना ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, वैसे भी मेरा कोई इरादा नहीं था। आइमू ने सैरफ से पूछा कि क्या वो सच में उसे मारने का इरादा रखती है। सैरफ ने बिना हिचके कहा, हाँ, ये मेरे मिशन के लिए जरूरी है। उसने ये भी कहा कि आइमू कोई जिंदा इंसान नहीं है। ये सुनकर आइमू चौंक गया क्योंकि अब तक किसी में इतनी अक्ल नहीं थी कि वो ये समझ पाए। सैरफ ने कहा कि उसे ये बात अपनी निंजा स्किल्स से पता चली है और वो उन्हीं स्किल्स से उसे तब तक काटती रहेगी जब तक वो उठने लायक न बचे। उसने हवा में तैरते पत्तों को जोड़कर एक तलवार बना ली। आइमू ने उसे याद दिलाया, ज़ॉम्बी को भी दर्द होता है। सैरफ ने ताना मारा, तो क्या अभी से हार मान रहा है? आइमू ने जवाब दिया, मैं किसी सस्ते सुनाड़े की नकल को अपनी रानी मुझसे छीनने नहीं दूंगा। इतना सुनते ही सैरफ उस पर टूट पड़ी। वो बार बार तलवार से उसे चीरने की कोशिश करती रही। आइमू किसी तरह उसके हमलों से बचता रहा, लेकिन तभी वो अचानक हवा में गायब हो गई और फिर से अपनी शैलो रिवर्सल टेक्निक का ज्ञान झाड़ने लगी। अगले ही पल वो आइमू के पीछे प्रकट हुई और उसकी पीठ पर जोरदार वार कर दिया। आइमू जमीन पर गिर पड़ा और सैरा उसे नीचा दिखाने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने उसकी ताकत को बहुत कम आंक लिया था। उसके सुपर फास्ट हमले आइमू पर भारी पड़ रहे थे और उसे हर वार से बचने में पूरी ताकत लगानी पड़ रही थी। सैरा ने उसका हाथ काट दिया और सीने में तलवार घोंपकर उसका खेल खत्म करने की कोशिश की, लेकिन आइमू ने अपनी ज़ॉम्बी ताकत से तलवार को पकड़ लिया जबकि वो उसके अंदर ही थी। उसने उसे रोकने के लिए तांगुरो स्पेशल लगाया और 250% ताकत से सीधे हेडबट मार दिया। दुर्भाग्य से इस वार से उसे खुद ज्यादा नुकसान हो गया। सैरा हवा में उड़ गई और ऊपर से शैलो रिवर्सल टेक्निक से दूर से हमले करने लगी। आइमू ने अपना हाथ फेंककर उसे हवा से नीचे गिरा दिया, लेकिन गिरते वक्त सैरा ने उसके सिर पर शुरिकेन फेंक दिया। इस टक्कर के बाद सैरा ने हार मान ली। ये उसकी वैम्पायर निंजा वाली शान थी और वो टेलीपोर्ट होकर वहां से गायब हो गई। जब आइमू और हरुना घर लौटे तो दोनों दंग रह गए। सैरा यूक्लिवुड को चाय परोस रही थी। आइमू ने पूछा कि वो वापस क्यों नहीं गई। सैरा ने शांत स्वर में कहा, यही अब मेरा घर है। उसने बताया कि अब उसे आइमू की सर्वेंट बनना पड़ेगा। ये सुनते ही आइमू ने मौके का फायदा उठाने की कोशिश की और अजीब अजीब हुक्म देने लगा, लेकिन सैरा ने उसे सीधे उसकी औकात दिखा दी। गंदा जानवर। उस रात आइमू अपने बिस्तर पर आराम कर रहा था। तभी सैरा छत से सीधे उसके कमरे में घुस आई। उसने कहा कि यूक्लिवुड ने अपना दिल बंद कर लिया है। आइमू ने कहा वो ऐसी ही है, लेकिन सैरा को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि यूक्लिवुड ने उसके प्रस्ताव पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उसने आइमू से कहा कि वो इस बारे में कुछ करे और फिर चली गई। आइमू को याद आया कि 1 महीने पहले वो पहली बार उससे
से मिला था। उसी पल वो उस पर फिदा हो गया था, लेकिन इम्प्रेस करने के चक्कर में क्रिस ब्राउन के डांस मूव्स दिखाते हुए बुरी तरह गिर पड़ा। वो उसे उठाकर हंसी, दोनों ने खुलकर बातें की और वहीं से उनकी दोस्ती शुरू हुई। उसी रात घर लौटते वक्त आयमू ने एक रहस्यमयी इमारत से एक औरत की चीख सुनी। हर हॉरर फिल्म के बेवकूफ किरदार की तरह वो अंदर चला गया। पहली मंजिल पर उसे खून के निशान दिखे। जैसे ही वो दूसरी मंजिल की ओर बढ़ा, उसका शरीर अचानक जकड़ गया। पीछे से कातिल प्रकट हुआ और उसे खून से भरा डोनट बना दिया। कई घंटों बाद वो एक कब्रिस्तान में जागा। वहाँ यूक्लिवुड ने बताया कि उसने अपनी नेक्रोमैंसर ताकत से उसे मरने से बचाया था और उसी ने उससे साथ रहने को कहा था। वापस वर्तमान में आयमू और लड़कियां खाने के वक्त मस्ती कर रही थी। तभी हरुना ने मजाक में कहा, आयमू मर जा। और उसी पल यूक्लिवुड ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। यूक्लिवुड ने हरुना को सख्त लहजे में कहा, ऐसे शब्द मजाक में भी इस्तेमाल मत किया करो। लेकिन हरुना ने अपनी बेवकूफी दिखाई और वही शब्द दोहराती रही। अगले ही पल यूक्लिवुड ने उसे जोर से एक थप्पड़ मारा और शांत आवाज में कहा, मौत दर्दनाक होती है। कुछ दिन बाद हरुना एक अजीब सपना देख रही थी। वो अपनी मैजिकल गर्ल फॉर्म में एक विशाल पुडिंग से लड़ रही। तभी एक अजीब अलार्म घड़ी ने उसका सिर चीरते हुए उसे जगा दिया। नाश्ते के टेबल पर सैरा ने पूछा कि घर में इतनी अजीब अजीब चीजें क्यों पड़ी रहती हैं? आयमू ने बताया कि उसके माँ बाप दुनिया के उन देशों से उसे चीजें भेजते रहते हैं जिनका नाम उसने कभी सुना भी नहीं था। उसने ये भी कहा कि वो दोनों उसे अकेला छोड़कर दुनिया घूमते रहते हैं। ये सुनकर सैरा बोली, शायद इसी वजह से तू इतना दुखी बेवकूफ बना है। इधर हरुना बहुत खुश हो गई जब उसने देखा कि फ्रिज में पुडिंग का आखिरी टुकड़ा पड़ा है। लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया, वहाँ यूक्लिवुड आ गई और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों ने तय किया कि अब जेंगा खेलकर फैसला करेंगे कि पुडिंग किसे मिलेगी। सैरा भी खेल में कूद पड़ी, सोचते हुए कि अगर वो जीती तो पुडिंग को आधा आधा अपने और यूक्लिवुड के बीच बांट ले। घर में लड़कियां मजे कर रही थीं और दूसरी तरफ आयमू स्कूल में अपनी जान बचाने में लगा हुआ था। धूप इतनी तेज थी कि उसे क्लास में भी सिर पर छाता रखना पड़ रहा था, वरना वो भुन जाता। इधर ओरियो क्लास की लड़कियों को बोलिंग चलने के लिए मना रहा था, लेकिन सब ने मना कर दिया। आखिर में उसने आयमू से पूछा। आयमू को बोलिंग में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब उसने लड़कियों को उनकी तरफ घूरते देखा तो दोस्त की इज्जत बचाने के लिए उसने हाँ कर दी। उधर घर में सैरा ने अपनी निंजा ट्रिक से जेंगा के ब्लॉक्स को ऐसे जमाया कि उसे कोई हिला ही ना सके। लेकिन हरुना ने अपनी चेन सॉ से ऐसा पागलपन वाला मूव किया कि खेल जीत गई। वो जीत का जश्न मनाने लगी। तभी सैरा ने याद दिलाया, ये खेल हारने वाले के लिए होता है, जीतने वाले के लिए नहीं। फिर उन्होंने शतरंज जैसा शोगी खेला। इस बार यूक्लिवुड आसानी से जीत गए। इसके बाद उन्होंने ट्विस्टर खेलना शुरू कर दिया। यूक्लिवुड स्पिनर घुमा रही थी और बाकी दोनों चटाई पर अजीब अजीब पोज में खड़ी थी और आयमू की बातें कर रही थी। इधर बोलिंग एली में आयमू और ओरियो आराम से टाइम पास कर रहे थे। तभी ओरियो ने लड़कियों को लेकर अपनी घटिया कल्पनाएं सुनानी शुरू कर दी। ये सुनकर आयमू को भी शर्म आ गई। अचानक उन्होंने देखा कि यूक्लिवुड, सैरा और हरुना बोलिंग एली में एंट्री मार रही हैं। ओरियो ने तुरंत उन पर शक की कहानियां बनानी शुरू कर दी, लेकिन आयमू डर गया क्योंकि अगर स्कूल वालों को पता चल गया कि वो इनके साथ रहता है तो उसकी जिंदगी खत्म। आयमू ने बाथरूम जाने की इजाजत मांगी, लेकिन ओरियो ने कहा, तेरी बारी है। तभी आयमू को समझ आ गया कि लड़कियों ने उसे देख लिया है। उसने चेहरा छुपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हरुना सीधे चिल्लाकर उसे बुलाने लगी। ओरियो को लगा कि हरुना उस पर फिदा है और वो ऑरा पॉइंट्स कमाने लगा, लेकिन उसकी गलतफहमी तब खत्म हुई जब हरुना सीधे आयमू से बात करने लगी। आयमू अपने दोस्त से भी ज्यादा होपलेस निकला। उसने जल्दी से एक अजीब सा मास्क पहन लिया और खुद को एस्टरिस्क मास्क आयमू बता दिया। लड़कियां आई और बोली, बेवकूफ, ये मास्क उतार। ओरियो पूरी तरह हिल गया। वो बार बार पूछने लगा, क्या तू इन्हें जानता है? सैरा ने सीधे कहा, ये मास्क पहनकर ज्यादा हैंडसम लग रहा है। अब ओरियो समझ गया कि आयमू इन्हें जानता है और हरुना ने मामले को और बढ़ा दिया, ये कहकर कि वो सब एक ही घर में रहते हैं। ये सुनकर तो ओरियो पूरी तरह हिल गया। वो आयमू से सब कुछ समझाने को कहने लगा और जब आयमू ने सच बताया तो ओरियो को बुरा लगा कि उसका सबसे अच्छा दोस्त इतना बड़ा और मजेदार राज उससे छुपाए बैठा है। जब आयमू ने माफी मांगी तो ओरियो ने कहा कि कोई बात नहीं। फिर उसने अजीब सी मुस्कान के साथ पूछा, वैसे तू उनके साथ कितनी दूर तक गया है? ये कहते हुए उसके दिमाग में आयमू और लड़कियों के बीच कुछ ज्यादा ही गंदे सीन चलने लगे, इतना कि उसने गुस्से में अपना सिर बोलिंग बॉल पर बार बार मारना शुरू कर दिया। खून से लथपथ सिर के साथ वो बोला, यार मुझे तुझसे जलन हो रही है। आयमू ने तुरंत कहा, जलने जैसा कुछ नहीं है। अगर मैंने कुछ भी उल्टा करने की कोशिश की तो मुझे सैंडबैग बना दिया जाएगा। लेकिन ओरियो की जलन कम नहीं हुई। उसने आयमू को बोलिंग का चैलेंज दे दिया। शर्त ये थी कि अगर ओरियो जीत गया तो वो भी उनके घर में रहेगा, लेकिन आयमू ने उसे आसानी से हरा दिया। तभी ओरियो के फोन पर एक लड़की का मैसेज आया जिसमें उसे बड़ी प्यारी भाषा में मिलने बुलाया गया था। समझ रहे हो ना ये कौन सा टाइम है? और ओरियो सीधा हॉस्पिटल पहुंच गया। रास्ते में ओरियो ने आयमू को बताया कि वो इसलिए साथ चल रहा है क्योंकि जिस लड़की ने मैसेज किया था उसका नाम क्योको है और वो उसे देखना चाहती है। उसने साफ कहा, क्योको मेरे लिए बहन जैसी है, अगर तूने कुछ भी उल्टा सोचा तो तुझे जिंदा छीन दूंगा। आयमू ने पूछा, क्योको हॉस्पिटल में क्यों है? तो ओरियो ने बताया कि वो उसी असैसिन की शिकार है। जब वो क्योको के कमरे में पहुंचे तो क्योको ने आयमू से पूछा, क्या तुम्हें मैं मिडिल स्कूल से याद हूँ?
हूँ। आइमू ने कहा कि उसे याद नहीं। जब उसने देखा कि उसकी हालत थोड़ी बेहतर हो चुकी है तो क्योको ने बताया कि हॉस्पिटल से निकलने के बाद वो क्योको में अपने दादाजी के साथ रहे। उसने ओरियो का धन्यवाद दिया कि वो आइमू को साथ लाया। फिर ओरियो बाहर चला गया ताकि उन्हें अकेले बात करने का मौका मिले। आइमू ने क्योको से कहा, क्या तुमने उस इंसान को देखा था जिसने हमला किया? डरती हुई आवाज में उसने हाँ कहा। जब आइमू ने पूछा कि असैसिन कैसा दिखता है तो क्योको ने बताया उसकी आंखें नीली थी, बहुत सुंदर नीली आंखें और कुछ और बातें। ये सुनकर आइमू समझ गया कि वो यूक्लिवुड की बात कर रही है। उसका चेहरा उड़ गया। क्योको ने पूछा, क्या तुम उसे जानते हो? आइमू ने बस इतना कहा, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो बोल नहीं सकता। आइमू की नजर उसके बिस्तर के नीचे रखी लकड़ी की तलवार पर पड़ी। क्योको ने बताया कि ये उसके दादाजी ने दी है ताकि अगर असैसिन वापस आए तो वो खुद को बचा सके। डर के मारे वो आइमू से चिपक गई और बोली कि उसे बहुत डर लग रहा है कि कहीं वो वापस न आ जाए। आइमू के रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि हो सकता था कि असैसिन सच में यूक्लिवुड ही हो। कुछ दिन बाद हारुना फूड वॉर्स से सीखे हुए सारे दांव पेच लगाकर डिनर बना रही थी और आइमू यूक्लिवुड को देखता हुआ हॉस्पिटल वाली बातों के बारे में सोच रहा था। उन्हें पता नहीं था कि घर के बाहर कोई रहस्यमयी शख्स उन्हें देख रहा है। डिनर ऐसा बना कि सबकी समझ के बाहर था। आइमू ने हारुना से पूछा कि क्या बना दिया? हारुना ने कहा, सारा ने मेरी मदद की थी। सारा ने गर्व से कहा, ये मेरी पहली कुकिंग थी। आइमू जरा चखो। आइमू ने चॉपस्टिक्स उठाए लेकिन वो पिघल गए। सारा बोली, मेरा खाना इतना ताकतवर है कि कमजोर चीजों से खाया ही नहीं जा सकता। उन्होंने जबरदस्ती आइमू को वो गोबर जैसा खाना खिला दिया। वो हर चीज को पिघला रहा था। बस एक घूंट में आइमू का स्मर्फ जितना दिमाग किसी और डायमेंशन में चला गया। जब आइमू होश में आया तो लड़कियां बोली, हमें भूख लगी है। आइमू ने तुरंत पिज्जा और सी फूड ऑर्डर कर दिया। तभी हारुना ने फोन छीना और अपने इंस्ट्रक्टर डाई को कॉल किया। फोन पर उसने बताया कि उन्हें वो आर्टिफैक्ट अभी तक नहीं मिला जिसे वो ढूंढ रहे थे। जब सारा ने पूछा कि वो आर्टिफैक्ट क्या है तो हारुना ने कहा, उसे फियर कहते हैं। तभी डोरबेल बजी। आइमू ने सोचा, इतनी जल्दी डिलीवरी आ गई, लेकिन उसे क्या पता था कि असली मुसीबत अभी दरवाजे के उस पार खड़ी है। लेकिन दरवाजा खोलते ही पता चला कि वो डिलीवरी वाला नहीं था। वहाँ खड़ा था एक रहस्यमयी कुत्ते जैसा आदमी जो कई दिनों से उनके अपार्टमेंट के बाहर घूमता दिख रहा था। उसका नाम था सर्बरस विज़ार्ड। आइमू ने डरते डरते पूछा, क्या तू डोबरमैन है? इस पर सर्बरस ने बताया कि वो कोई आम कुत्ता नहीं बल्कि एक मेगलो है। वो अंडरवर्ल्ड का वॉचडॉग है जिसका काम है दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता खोलना और किसी को वापस बाहर ना निकलने देना। सर्बरस ने यह भी कहा कि आइमू अंडरवर्ल्ड में जाकर वहां से भाग निकला था। ये सुनते ही आइमू को समझ आ गया कि ये भारी भरकम कुत्ता उसे वापस नरक में घसीटने आया है। दोनों आमने सामने हो गए। लड़ाई शुरू हुई और देखते ही देखते लड़ाई लिविंग रूम तक पहुंच गई। सर्बरस ने आइमू की बाह घायल कर दी। तभी यूक्लिवुड ने अपनी जादुई ताकत से आइमू की बाह ठीक कर दी। ये देखते ही सर्बरस चौंक गया और उसने तुरंत यूक्लिवुड को पहचान लिया। वो उसकी मास्टर थी। जब यूक्लिवुड ने आइमू के साथ पूरी बात समझाई तो सर्बरस ने माफी मांगी। जाते जाते उसने कहा, मैं उस इंसान की आत्मा लेने जा रहा हूँ जो इस इलाके में मारा गया है। ये सुनते ही आइमू सतर्क हो गया क्योंकि इसका मतलब था असैसिन फिर से सक्रिय हो चुका है। आइमू चुपचाप सर्बरस के पीछे चल पड़ा। दोनों एक ऊंची छत पर पहुंचे। वहां सर्बरस ने बताया कि जब भी यूक्लिवुड किसी को ठीक करती है तो उस इंसान का दर्द वो खुद महसूस करती है। यानी जब उसने आइमू को ठीक किया तो वही दर्द उसने भी झेला था। सर्बरस ने आगे कहा कि यूक्लिवुड कोई आम अस्तित्व नहीं है, वो हर चीज के केंद्र में है और उसने आइमू को इसलिए ठीक किया क्योंकि वो उसे भी एक खास इंसान मानती है। फिर वो दोनों क्राइम सीन पर पहुंचे। वहाँ एक खून से लथपथ लाश पड़ी थी। सर्बरस ने बताया कि आत्मा अब वहाँ मौजूद नहीं है। उसने ये भी बताया कि हाल ही के दिनों में कई आत्माएं अंडरवर्ल्ड तक पहुंच ही नहीं रही हैं। उसका अंदाजा था कि किसी ने उन आत्माओं की बलि चढ़ाई है ताकि वो बेहद ज्यादा ताकत हासिल कर सके। आइमू ने पूछा, किसके लिए? सर्बरस ने जवाब दिया, जिसे द किंग ऑफ द नाइट कहा जाता है। अचानक तलवार पकड़े हुए असासिन सामने आ गया और आइमू पर हमला कर दिया, लेकिन सर्बरस बीच में कूद पड़ा और उसे बचाने की कोशिश की। दुर्भाग्य से दोनों को एक साथ ढेर कर दिया गया, एकदम कबाब की तरह। आइमू को एहसास हुआ कि उसका शरीर हिल नहीं पा रहा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा पहली बार मरते वक्त हुआ था। वो असासिन का चेहरा भी ठीक से नहीं देख पाया था। दोनों जमीन पर गिर पड़े थे। तभी सर्बरस ने आइमू से आखिरी बात कही, यूक्लिवुड का ख्याल रखना, और ये कहते ही वो शून्य में गायब हो गया। जब आइमू घर लौटा तो उसने यूक्लिवुड से असासिन से हुई मुठभेड़ के बारे में बताया। फिर उसने पूछा, तुम अपनी भावनाओं को इतना दबा कर क्यों रखती हो? यूक्लिवुड ने लिखकर जवाब दिया कि अशांति और अनिश्चितता उसकी जादुई ताकत को बेकाबू कर सकती है। ऐसा होने पर किस्मत की डोर हिल सकती है और हकीकत बदल सकती है। उसने बताया कि वो निजुको का रोल प्ले नहीं कर रही थी, बल्कि इसलिए चुप थी क्योंकि उसके शब्दों में जादू छुपा हुआ था। उसे खुद नहीं पता होता था कि उसकी कौन सी बात जादुई असर डाल देगी। इसीलिए उसने फैसला किया कि वो अब कभी एक भी शब्द नहीं बोलेगी। एमू ने पूछा कि कम से कम आवाज तो निकाल सकती हो, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने समझाया कि जब उसके शब्द जादू बनते हैं तो उसके सिर में तेज दर्द होने लगता है और ऐसा दर्द वो दोबारा नहीं झेलना चाहती। उसने ये भी बताया कि उसका खून अमरता देता है क्योंकि उसके दिल से बेहद ज्यादा ताकत निकलती है और इसी वजह से वो अपने गॉन्टलेट्स और प्लेट आर्मर पहनती है ताकि अपने जादू को दबा सके, क्योंकि उसकी ताकत उसकी मर्जी से नहीं चलती। उसने ये भी कहा कि उसकी ताकत मरने के बाद भी काम करती रहेगी। ये सुनकर एमू बोला, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। इतना सुनते ही वो रोने लगी। उसने कहा कि शायद एमू उससे नफरत करता है। ये सुनकर एमू भड़क गया और बोला, ऐसा क्यों बोल रही हो? उसने कहा कि उसकी भावनाएं एमू पर सबसे ज्यादा असर डालती हैं और वो खुद को मॉन्स्टर कहने लगी। लेकिन एमू ने कहा, नहीं, तुम्हें
तुम एक बहुत दयालु लड़की हो। उसने डरते हुए पूछा, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? तब एमू ने उसकी ही तरह कागज पर लिखकर जवाब दिया। उसने लिखा, जब मन करे हंस लिया करो, और वादा किया कि चाहे कुछ भी हो वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। चाहे सामने फियर का किंग हो, न्यूक्लियर मिसाइल्स हो, या फिर खुद गोकू ही क्यों ना हो, वो उसके साथ रहने के लिए सब झेलने को तैयार था। लगता है ये चमन आज लड़की पता कर ही मानेगा। अगले दिन शहर में एक जायंट वेल दिखाई देती है। सारा एमू को उड़ाकर वहां ले जाती है और सीधे उसे वेल की तरफ फेंक दिया। एमू ने उस वेल को जबरदस्त लात मारी। तभी हरुना ने बताया कि ये मॉन्स्टर क्लास ए मेगलो है, जिसे डिफीटेड एंड वीक ब्लू वेल कहा जाता है। उसने एमू से कहा कि वो अपनी मैजिकल गर्ल फॉर्म में बदले। एमू ने ट्रांसफॉर्म किया और यूक्लिवुड से कहा, मैं सब संभाल लूंगा। फिर वो हवा में उछलकर सारा के साथ वेल के सामने जा खड़ा हुआ। वेल ने एक भयानक लेजर बीम छोड़ी। एमू ने उसे चकमा दिया और हरुना से पूछा, इसे हराएं कैसे? हरुना ने कहा कि सबसे सही तरीका है इसका सिर काटना। एमू बोला, लेकिन गर्दन बहुत मोटी है। तभी वेल ने पानी से कई हमले किए, लेकिन एमू और सारा दोनों उससे बच गए। हरुना ने अपनी बची खुची जादुई ताकत से एक फोर्स फील्ड बनाई, जिससे वेल हवा में ही अटक गई। एमू ने सारा से कहा, अपनी तलवार और बड़ी कर दो। जैसे ही तलवार बड़ी हुई, एमू ने अपनी ताकत 400% से भी ऊपर बढ़ा दी, क्योंकि मैजिकल गर्ल्स की कोई लिमिट नहीं होती। सारा ने चार्ज किया, लेजर बीम से बचती हुई, और अपनी शैलो रिवर्सल टेक्निक से वेल की गर्दन पर जोरदार वार किया। फिर एमू ने अपनी ताकत 1000% तक पहुंचा दी। उसका रूप और भी खौफनाक हो गया। वो कॉमेट की तरह उड़ा और वेल को जबरदस्त ड्रॉप किक मारी, जिससे वेल का सिर अलग हो गया। उसी रात क्योको ने हॉस्पिटल के कमरे में अपनी गर्दन ब्लेड से काटकर खुद की जान ले ली। कुछ दिन बाद सारा अचानक हरुना को जोर जोर से चूमने लगी और अपने वैम्पायर पावर से उसका खून पीने लगी। एमू छुपकर ये सब देख रहा था, लेकिन बदकिस्मती से दोनों ने उसे देख लिया और उसे प्यासा ठरकी कह दिया। बाद में सारा ने बताया कि अगर वो समय समय पर खून ना पिए तो वो मर जाएगी। एमू ने पूछा, जब सिर्फ खून पीना है तो किस क्यों? मतलब कहीं तुम्हें लड़कियां ज्यादा पसंद तो नहीं? सारा ने समझाया कि किस करने से दर्द कम हो जाता है। तब एमू ने कहा, तो कभी मेरा भी खून पी लिया करो। लेकिन सारा ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा, मैं किसी घिनौने वर्जिन का खून नहीं पीती जिसका स्वाद घोड़े के पेशाब जैसा होगा। उसी शाम हरुना फिर से अपनी मैजिकल गर्ल फॉर्म बदलने लगी, लेकिन वो फिर से हवा में गायब हो गई और वो वहीं बिना कपड़ों के खड़ी रह गई। जब एमू से डिनर पर बुलाने आया तो हरुना ने फटाफट दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन एमू ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि उसका दिमाग पूरी तरह खाली। वो जबरदस्ती कमरे में घुस गया और हरुना को उसकी अजीब हालत में देख लिया। बस फिर क्या था, हरुना ने जैकी चैन वाले मूव्स मारकर उसे बाहर फेंक दिया। कुछ घंटे बाद लड़कियां बाथरूम में मस्ती कर रही थी कि तभी एमू के पास एक कॉल आई। फोन पर एक औरत थी जो होती है इंस्ट्रक्टर डाय। एमू ने खुद को हरुना की जगह काम कर रही मैजिकल गर्ल बताया। डाय ने कहा कि हरुना से बोल देना कि वो क्योटो टोफू के बारे में भूल जाए। एमू ने पूछा, क्या आप आर्टिफैक्ट की बात कर रही हैं? डाय ने हाँ कहा। तभी एमू को समझ आया कि हरुना को बेसिक जापानीज ठीक से नहीं आती और उसी चक्कर में उसने क्योटो टोफू को फियर समझ लिया था। डाय ने बताया कि उसे क्योटो टोफू बहुत पसंद है। एमू ने वादा किया कि वो उसे दिलवा देगा। फिर उसने पूछा, हरुना टोक्यो क्यों आई, क्योटो क्यों नहीं? डाय ने बताया कि उसने हरुना को क्योटो टोफू लाने के लिए क्योटो भेजा था। एमू ने पूछा, तो आप खुद क्यों नहीं मंगवा लेती? डाय बोली, मैं ज्यादा खर्चा कर चुकी हूँ, क्रेडिट कार्ड भी काम नहीं कर रहा, इसलिए डिलीवरी पर ही पेमेंट करनी पड़ेगी। एमू ने मजाक उड़ाते हुए कहा, हरुना खुद को जीनियस कहती है जबकि उसका IQ एक गधे जितना है। इस पर डाय ने समझाया कि हरुना लोगों और चीजों के नाम इसलिए नहीं भूलती क्योंकि उसे याद नहीं रहते, बल्कि इसलिए भूल जाती है क्योंकि उसे उनमें इंटरेस्ट ही नहीं होता। और हैरानी की बात ये थी कि हरुना को एक नाम याद था और वो नाम था एमू। तभी कॉल कट गई क्योंकि हरुना आ गई थी और बेवकूफी करने लगी। थोड़ी देर बाद एमू को फिर से कॉल आई, इस बार क्योको की। उसने बताया कि वो फाइनली हॉस्पिटल से बाहर आ चुकी है। एमू ऐसे रिएक्ट करने लगा जैसे फोर्टनाइट का कोई बेवकूफ कैरेक्टर हो। उसने कहा कि कल रात मिलते हैं, मैं एक बढ़िया जगह जानता हूँ। अगले दिन सूरज इतना तेज था कि एमू की मेंटल और फिजिकल ताकत 3 साल के बच्चे जितनी हो चुकी। वो स्कूल में इधर उधर पड़ा रहा, क्योको से मिलने का इंतजार करता हुआ और मन ही मन दुआ करता रहा कि सूरज फट जाए। शाम को एमू मीटिंग स्पॉट पर पहुंचा, जो कि एक कब्रिस्तान था। उसे याद आया कि यूक्लिवुड ने जाते वक्त कहा था कि घर पर ही रहना। उसे ये भी याद आया कि हरुना उसका पीछा करने आई थी और जब उसने उसे देख लिया तो वो गुस्से में वहां से भाग गई। वो सोच ही रहा था कि तभी क्योको आ गई। उसने उसे क्योटो टोफू दिया जो एमू ने मंगवाया था। एमू ने माफी मांगी कि उसे इतनी अजीब जगह बुला लिया। क्योको ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ समय बिताना यही काफी है। एमू शर्मा गया और पूछा, टोफू के कितने पैसे देने हैं? क्योको बोली, पैसे नहीं चाहिए। ये सुनकर एमू ऐसे उछलने लगा जैसे कोई डिल्यूजनल लड़की जस्टिन बीबर को देखकर एक्साइटेड हो जाती। जब क्योको ने उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा तो एमू ने कहा, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो क्योको ने कहा, मुझे ही अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। एमू सोच ही रहा था कि तभी क्योको उसके पास आई और अचानक उसकी पीठ में तलवार घोंप दी। उफ, ये औरतें। उसने कहा, एमू आसानी से मरता नहीं। और तभी एमू को समझ आ गया कि क्योको असैसिन की विक्टिम नहीं थी बल्कि खुद असैसिन थी। उसने पूछा, तुमने अपने परिवार को क्यों मारा? क्योको ने जवाब दिया, वो मेरा असली परिवार नहीं था, मैंने कुछ अजनबियों की मेमोरीज बदल दी थी। एमू सन्न रह गया। उसे पता था कि मेमोरी मैनिपुलेशन सिर्फ मैजिकल गर्ल्स कर सकती हैं और क्योको ने उसकी शंका सच साबित कर दी। वो अपनी मैजिकल गर्ल फॉर्म में बदल गई। उसने कहा, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं तुम्हारी यादें नहीं बदल सकती, इसलिए अब एक ही रास्ता बचा है, तुम्हें खत्म करना। वो उस पर बार बार झपटी है और उसका इरादा साफ था, बस एमू का सिर काटना।
रखना है। लेकिन एमू उसके हमलों को चकमा दे ही रहा था कि तभी उसे एक जोरदार किक पड़ी और वो उड़ता हुआ काफी दूर जा गिरा। जब वो किसी तरह खड़ा हुआ तो क्योको ने लगातार बेरहम हमले करना शुरू कर दिए और तभी उसने कबूल किया कि सेरेब्रस को मारने वाली वही थी। ये सुनते ही एमू का दिल बैठ गया। वो भागने की कोशिश करता है लेकिन क्योको एक जादू से उसे वहीं जकड़ लेती है और ठीक उसी पल हारुना और सारा अचानक वहां पहुंच जाते हैं। हारुना ने फ्रीज वाला जादू तोड़ दिया और पूछा, ये हमलावर कौन है? एमू ने भारी आवाज में कहा, यही वो मैजिकल गर्ल है जिसने मुझे पहले मारा था। बिना एक पल सोचे दोनों ने कहा, हम भी लड़ेंगे। क्योको ने हारुना से पूछा, तुम्हें बैरियर तोड़ना कैसे आता है? हारुना ने आराम से जवाब दिया, क्योंकि मुझे बैरियर बनाना आता है। तभी सारा ने मिस्टर लेन एमू को थमाई और बताया कि उसे यहाँ यूक्लिवुड ने भेजा है। इसके बाद सारा ने अपनी तलवार बुलाई और लाल चमकती आंखों के साथ क्योको की तरफ बढ़ने लगी। क्योको की आंखें भी लाल चमकने लगी। एमू ने घबराकर पूछा, क्या क्योको भी वैम्पायर निंजा है? लेकिन सारा ने कहा, नहीं, जो ताकत मैं महसूस कर रही हूँ वो कुछ और ही है। सारा ने अपनी शैडो रिवर्सल टेक्निक से क्योको पर वार किया लेकिन क्योको ने आसानी से हमला रोक लिया और जवाब में एक आग का गोला फेंक दिया। उसने एमू को भी जला डालने की कोशिश की लेकिन हारुना ने फोर्स फील्ड बनाकर उसे बचा लिया। हारुना चिल्लाई, आग से दूर रहना, तू वैम्पायर है। क्योको ने फिर हवा के हमले शुरू कर दिए। तभी हारुना को समझ आया इसके पास मेगलो जैसी ताकत है। सारा उठ खड़ी हुई और बोली, एमू ट्रांसफॉर्म कर, बिना मैजिकल बूस्ट के तू इसे नहीं हरा पाएगा। एमू ने अपनी मैजिकल गर्ल फॉर्म ली और सारा के साथ क्योको पर टूट पड़ा। हवा के हमलों से बचते हुए एमू ने उससे तलवार टकराई और पूछा, तू सबको क्यों मार रही है? क्योको ने हंसते हुए कहा, क्योंकि ऐसा करने से मुझे अमरता मिलती है। फिर उसने 2 टॉर्नेडो बनाकर एमू को बीच में कुचल दिया। वो बोली, क्या मैं तुझे टुकड़ों में काट दूं ताकि तू फिर कभी जिंदा ना हो? लेकिन एमू ने अपनी फेरी स्ट्रेंथ से उसे जकड़ लिया और उसी पल सारा ने एमू के आर पार अपनी तलवार घुसाकर क्योको का काम तमाम कर दिया। सबने सोचा अब सब खत्म हो चुका है लेकिन तभी क्योको ने सारा को काटते हुए कहा, मेरी अभी 10 जिंदगियां बाकी है। उसने एक भयानक आग का गोला छोड़ा जो बीच हवा में जम गया क्योंकि यूक्लिवुड की धमाकेदार एंट्री हो चुकी थी। क्योको ने यूक्लिवुड पर 2 टॉर्नेडो छोड़े लेकिन यूक्लिवुड ने बिना उंगली हिलाए उन्हें खत्म कर दिया। ये देखकर क्योको और भी पागल हो गई। वो यूक्लिवुड की तारीफ करते हुए उस पर और जादू बरसाने लगी लेकिन यूक्लिवुड की गोजो वाली इन्फिनिटी इतनी मजबूत थी कि कोई जादू उसे छू तक नहीं पाया। क्योको ने बिजली के हमले किए लेकिन फोर्स फील्ड फिर से काम आ गया और तभी यूक्लिवुड ने सबको चौंका दिया। उसने मिस्टर लेन उठाई और खुद मैजिकल गर्ल में बदल गई। एमू समझ गया ज्यादा ताकतवर मैजिक कमजोर मैजिक को खुद में खींच लेता है और यूक्लिवुड का ट्रांसफॉर्म होना इस बात का सबूत था कि सारे मेगलो उसी की वजह से इकट्ठा हो रहे थे। क्योको चिल्लाने लगी, तूने नेक्रोमैंसर की जिंदगी छोड़कर एक लूजर के साथ घर बसाया। उसने कई आग के हमले किए लेकिन सब यूक्लिवुड के बैरियर पर टकराकर रुक गए। क्योको अजीब तरीके से नाचते हुए बोली, मुझे तेरी मैजिक चाहिए। एमू आगे बढ़ना चाहता था लेकिन यूक्लिवुड ने जमीन पर जले हुए शब्द लिखे, पीछे रहो। यूक्लिवुड और क्योको बैटलफील्ड के दूसरे हिस्से में पहुंचे। क्योको ने बताया, मेरी मल्टीपल लाइव्स मुझे इंसानी लिमिट से ऊपर ले जाती हैं। उसने 100% पावर से ब्लास्ट किया, फिर 150%, फिर 200%, लेकिन यूक्लिवुड के बैरियर पर एक खरोच तक नहीं आई। जैसे जैसे यूक्लिवुड धीरे धीरे आगे बढ़ती गई क्योको और भी पागल होती गई। 300%, 400%, 500% हमले बढ़ते गए लेकिन यूक्लिवुड अब भी बिना किसी नुकसान के खड़ी थी। लेकिन नतीजा फिर भी वही रहा। क्योको हाफने लगी, थकान से उसकी सांस फूलने लगी। उसके दोनों हाथ उसी के हमलों के बैकलैश से पूरी तरह झुलस चुके थे। तभी यूक्लिवुड ने जमीन पर कुछ शब्द लिखे जिनका मतलब था घर चली जा। लेकिन क्योको ने जाने से इनकार कर दिया और एक और ब्लास्ट करने ही वाली थी कि यूक्लिवुड ने सिर्फ एक शब्द धीरे से फुसफुसाया और उसी पल क्योको गिर पड़ी। आयमू सदमे में बस देखता रह गया। सारा ने समझाया, यूक्लिवुड ने अपने शब्दों में छुपे मैजिक से क्योको को खत्म किया है। उसने सिर्फ डाई कहा था। आयमू को तभी समझ आया कि यूक्लिवुड हारुना के मजाक में मर जा कहने पर इतना गुस्सा क्यों हो जाती थी और ये भी साफ हो गया कि वो अपने दोस्तों के पास अपने जज्बात और शब्द क्यों दबा कर रखती थी। क्योको किसी तरह फिर से खड़ी हुई लेकिन यूक्लिवुड ने फिर से धीरे से कहा डाई और क्योको सीधे मिट्टी में जा गिरी। ये सिलसिला चलता रहा। यूक्लिवुड बार बार वही एक शब्द बोलती रही। भले ही हर बार उसके शरीर में भयानक दर्द होने लगता लेकिन क्योको हर बार फिर उठ जाती। आखिरकार क्योको ने इस हमले का तोड़ निकाला। उसने अपने कानों के पर्दे खुद फाड़ दिए। फिर वो यूक्लिवुड से लिपट गई और अपनी पूरी मैजिक पावर एक साथ छोड़ दी। इस हमले ने यूक्लिवुड को बुरी तरह घायल कर दिया। अब क्योको हंसते हुए शेखी बघारने लगी। देखा, मल्टीपल लाइव्स होना सबसे मस्त चीज है। हारुना ने गुस्से में मिस्टर लेन कसकर पकड़ ली। सारा ने आयमू से कहा, मैंने एक नई टेक्निक बनाई है, अब इस पागल चुड़ैल को पीस डालूंगी। तीनों एक साथ क्योको पर टूट पड़े। सारा ने अपनी नई टेक्निक चलाई, एक साथ हजारों पत्तों का हमला, लेकिन क्योको ने उसे हवा में उड़ा दिया। हारुना ने मिस्टर लेन से वार किया
किया, लेकिन क्योको ने उसे भी जमीन पर पटक दिया और तभी क्योको ने कुछ ऐसा किया जिससे सब सन्न रह गए। उसने खुद के सीने में तलवार घोंप ली और उसी पल उसके जले हुए हाथ पैर और फटे हुए कान सब ठीक हो गए। अब उसने ठान ली अब जल्दी सबको खत्म करना है, क्योंकि मेरी कई जिंदगियां पहले ही खत्म हो चुकी हैं। तभी आयमू ने भी गेम बराबर करने का फैसला किया और वो मैजिकल गर्ल में ट्रांसफॉर्म हो गया। क्योको ने एक जोरदार स्लैश मारा जो आयमू को चीरता हुआ निकल गया और लड़ने या बचने के बजाय आयमू जिंदगी की कीमत पर ज्ञान देने लग गया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। क्योको को मौका मिल गया और उसने आयमू पर कई और वार कर दिए। जमीन पर गिरा हुआ आयमू बस इतना बोला, यूक्लिवुड अब घर चले, डिनर का टाइम हो गया है। ये सुनते ही क्योको पूरी तरह भड़क गई। वो चिल्लाई और पूरी ताकत से आयमू को 2 टुकड़ों में काटने के लिए अपनी तलवार उठा ली। और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो ताकि अगला पार्ट मिस ना हो। अगर इसका अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।